में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया? एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर। एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली ही की है, करीब 177 करोड़ की। वहीं डीआईएस की कैश मार्केट में 1099 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। इस बीच अगर वायदा बाजार की बात करें, एफआईएस की तरफ से 569 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स और फ्यूचर्स में देखने को मिली है। इंडेक्स ऑप्शंस में 1997 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन डीआईएस जो है वो कैश मार्केट में लगातार खरीदारी कर रहे हैं और वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये रहा एफआईएस डीआईएस का अपडेट। लेकिन चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ते हैं। बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के क्षितिज गांधी जुड़ गए हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं आज मिले जुले संकेतों के बीच ग्लोबल बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं, भारतीय बाजार के लिए आज का सेटअप आपके हिसाब से कैसा रहेगा? जी, वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीबॉडी। देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर। और पिछले 5 सत्रों से लगातार निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हम लोगों ने रिकवरी देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं कल के सेशन में वो रिकवरी सस्टेन होती दिखाई दी है। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है ऊपर के स्तरों पर, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्यूज की तरह हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग निफ्टी अपने जो लोअर लेवल्स हम लोगों ने टेस्ट किए थे पिछले हफ्ते, लगभग 15,700 के आसपास, वहां से हम लोगों ने 1000 पॉइंट की रिकवरी देखी है। और अब करंट लेवल्स पे यहाँ पे अगर हम टेक्निकल सेटअप देखें तो निफ्टी अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता दिखाई दिए। तो आगे आने वाले सेशंस में और आज के सेशन में हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि हम लोग जो रणनीति अपनाएंगे वो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनाएंगे। तो हालांकि एसजीएक्स से हमें माइनर नेगेटिव ओपनिंग होने के संकेत मिल रहे हैं, बट मुझे लगता है ये जो नेगेटिव ओपनिंग होगी कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही लेकर आएंगे। देखिए, लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 16,700 से 16,600 के जोन में। वो जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल एक 17,000 का, उसके ऊपर 17,100 का। तो ये जो 16,600 से 17,100 के लेवल है, इनमें कहीं ना कहीं निफ्टी में एक बार हो सकता है हमें कंसोलिडेशन मोड देखने को मिले। काफी अच्छी रिकवरी के बाद एक हो सकता है मार्केट एक पॉज लेने की यहाँ पे कोशिश करे, बट इंडेक्स पे पॉज लेने का ये मतलब नहीं कि हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मिस करेंगे। कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मूव और सेक्टर स्पेसिफिक मूव हमें जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग देखिए बैंक निफ्टी की भी बात करें, बैंक निफ्टी में कल के सत्र में हम लोगों ने काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और बैंकिंग स्टॉक्स में इनफैक्ट हमें काफी अच्छे बाइंग सौदे आते दिखाई दिए। लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 35,000 और 34,600 ये जो जोन रहेगा काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी में। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो 35,600 से लेकर 36,000 तक का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखिए, ओवरऑल व्यू यही रहेगा इंडेक्स में कि कहीं भी हमें डिप मिलती है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ही उसको मान के लेके चलेंगे। और आने वाले सत्रों में और आज के सत्रों में भी मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो क्लियरली एक्सपर्ट की तरफ से भी नजर आता हुआ दिख रहा है, गिरावट में खरीदारी के मौके जरूर ढूंढने हैं। ऐसे में क्षितिज, फिर कौन से स्टॉक्स होंगे जो आप आज के लिए रिकमेंड करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने दर्शाया कि कल के सेशन में हम लोगों ने बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा एक बाइंग के जो हैं सौदे आते देखने को मिले हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे वो पीएसयू काउंटर के ही बैंक्स क्यों ना हो। तो आज के जो सेशन में मुझे लगता है कि जो 2 स्टॉक्स में लेके आया हूं वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है मुझे आईसीआईसीआई बैंक में। सबसे पहले देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग बात करें, कल के सेशन में स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया, लगभग 2.5% से ज्यादा की इसमें ऊपर में चाल देखने को मिली। तो यहाँ पे एक मोमेंटम प्ले हम लोग आईसीआईसीआई बैंक में प्ले करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने की जरूरत है 675 के नीचे, और ऊपर में मुझे लगता है कि आज के सत्र में एक मोमेंटम कैरी रहेगा और आने वाले सत्रों में एक 730 से 735 तक के लेवल्स हमें आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा देखिए वो रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड का। अगर हम लोग एचडीएफसी लिमिटेड के टेक्निकल सेटअप की तरफ देखें तो स्टॉक अपने 52 वीक लो टेस्ट करने के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से। और कहीं ना कहीं इंट्राडे चार्ट्स पे, अर्ली चार्ट्स के ऊपर स्टॉक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है और नेकलाइन फॉर्मेशन यहाँ पे 2300 के ऊपर है। तो कहीं भी अगर 2300 के ऊपर एक मोमेंटम कैरी करता है एचडीएफसी लिमिटेड तो मुझे लगता है वहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म चार्ट्स के ऊपर। तो जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड का। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है 2200 के नीचे, और आने वाले सत्रों में स्टॉक में पोटेंशियल है 2380 तक के मूव सिखाने का।
बिल्कुल क्षितिज, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए और साथ ही मार्केट पर अपना नजरिया और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। आइए अब आज के लिए और कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास है वो आपको बता देते हैं। हमारे साथ निर्मल बंग और IIFL सिक्योरिटीज की कॉल्स हैं। 3 कॉल्स आई हैं और तीनों की 3 जो हैं खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रही हैं। शुरुआत PVR से कर रही हूँ। निर्मल बंग की राय है कि PVR में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। कल के सेशन में हमने करीब 2-2.5% की बढ़त के साथ इस स्टॉक में ट्रेड देखा है। आज 1775 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाय कॉल इनिशिएट करने की राय यहां पर आते हुई इंडिया ग्लाइकॉल्स यहां पर भी कल तेजी के साथ ट्रेड हमने देखा। आज भी खरीदारी के मौके यहां पर बनते हुए दिख सकते हैं। 940 के टारगेट्स को मानकर चलें। 860 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। IIFL सिक्योरिटीज की राय बैंकिंग स्टॉक पर है। ICICI बैंक कल इस स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी दिखाई। करीब 3% की बढ़त के साथ परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिली और आज भी तेजी के बीच ही कामकाज करने की संभावना है। इसी के चलते 725 के टारगेट्स को मानकर चले। 679 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। तो क्लियरली 3 कॉल्स ट्रेडिंग कॉल के लिहाज से इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर आपको मिलती हुई दिख रही है और साथ ही क्षितिज गांधी की कॉल्स भी। उम्मीद करते हैं कि आप टारगेट स्टॉप लॉस जरूर नोट डाउन कर रहे हैं। बाजार खुलने से पहले ट्रेडिंग के लिए काफ़ी दमदार एक्शन और एक्शन पैक कॉल्स आपके लिए हम लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें आई जो कि आज फोकस में रहेंगी, ये सब कुछ जान लेते हैं। और बताने के लिए शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है एनर्जी सेगमेंट का बात करेंगे। रिलायंस का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है। जो रिलायंस की जो न्यू एनर्जी आर्म है वो जो है लिथियम वर्क्स में जो है एक्विजिशन करने वाली है। ऑलमोस्ट $61 मिलियन का एक्विजिशन रहने वाला है। अब देखा जाए तो इसमें सारे जो एसेट्स हैं लिथियम वर्क्स से उन्होंने वो लेंगे और उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चाइना में, उसका भी एक्विजिशन किया जाएगा। अब याद रखिए ये लिथियम बैटरी सॉल्यूशंस कंपनी बनाती है और इसका स्टेक जो है कंपनी का 80% के ऊपर होने वाला है जब ये कंप्लीशन होगा जून 22 को जो एक्सपेक्टेड डेट है। अब देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो गीगा फैक्ट्री जो बना रहे हैं आपके रिलायंस, उस पे जो सेल टेक्नोलॉजी उस पे डेवलपमेंट पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये एक्विजिशन। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी एक एक्विजिशन आया है और उन्होंने यूएस की कंपनी जो मीडिया एजिलिटी है उनको खरीदा है। वो एक गूगल के क्लाउड पार्टनर हैं और जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ऑलमोस्ट $71.7 मिलियन या $7 करोड़ कह सकते हैं ओवरऑल देखा जाए तो। अब पेटीएम के बारे में बात कर लेते तो देर रात पेटीएम की एक क्लैरिफिकेशन आई है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो उनकी जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो डिनाई कर रहे हैं कि कोई रेगुलेटरी डायरेक्शन में जो है एक टाइप से फॉल्ट देखने मिला है और कोई डेटा लीक जो है नहीं हुई है और सारा जो डेटा है भारत में ही है। ये पिछले 1 या 2 साल पहले जो है ऐसे भी न्यूज़ आए थे लिस्टिंग के पहले भी कि डेटा लेकी न्यूज़ है पेटीएम के लेके। इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्मा भी रहेगा फोकस में और यहाँ पे स्टॉक में आप देख सकते हैं बोर्ड ने एक रिवाइज प्रपोजल दिया है इक्विटी वारंट्स के लिए और उसमें एक मंजूरी दी है। लगभग 20 लाख इक्विटी वारंट्स का अप्रूवल है और उसका जो प्राइस है 442 रुपीज़ प्रति शेयर पे है जो फ्लोर प्राइस से थोड़ी ज़्यादा है। अब ये इसके अलावा जो है SBI म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 1.2 लाख शेयर्स जो है ऑलरेडी खरीद लिए हैं और स्टेक भी बढ़ा दिया ऑलमोस्ट 3.4% स्टेक से 3.5% स्टेक पे। अब बल्क डील्स की बात करते हैं तो राने ब्रेक लाइनिंग्स भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया ने जो है लगभग 1,25,000 शेयर्स जो है बेचे हैं और वहीं पे प्रमोटर जो हैं राने होल्डिंग्स उन्होंने 1,30,000 शेयर्स खरीद लिए हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट आया है। BSE का भी बात कर लेते हैं। स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाइस पे है और पिछले 5 सेशन में 35% की जो उछाल देखने मिली है BSE में। यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया है ICS एशिया उन्होंने शेयर खरीदे। लगभग 4 लाख शेयर्स का एक्विजिशन हुआ है। और आखिर में बात करेंगे शुगर स्टॉक्स पे में धमपुर शुगर मिल्स जो फोकस में रहेगा। यहाँ पे ओरेगॉन की जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट फ़ंड है एक बड़ी सी इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, उन्होंने जो है लगभग 4.6 लाख शेयर्स की खरीदारी की और आप देख सकते हैं स्टॉक में लगभग 20% का उछाल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। तो ये सारे खबर जो है दिन के ट्रेड में आज फोकस में रहने वाले हैं। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक कौन सी खबरें हैं जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही शुगर स्पेस पर भी हमने नजरिया जाना। ऑफकोर्स शुगर जो है लगातार हम देख रहे हैं खबरों के दम पर इन दिनों एक्शन में ही नजर आ रही हैं।
चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कमोडिटी मार्केट्स में आज के लिए मौके किस तरह से बनते हुए दिख सकते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ तब एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जी जुड़ गई हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। एक एलिवेटेड एक्शन हमने कमोडिटीज में जरूर देखा था, लेकिन अब वहां से जो है हम देख रहे हैं कमजोरी आती हुई फिलहाल दिख रही है, चाहे फिर वो कच्चा तेल हो या फिर बुलियन मार्केट। सोने चांदी की चाल, ऑफकोर्स यहाँ पर यूएस फेड की ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका जो है उसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। करंट लेवल्स को देखते हुए आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि एक जो बुलिश फेज था और वो जो बिल्कुल रैली आ रही थी, वो रैली अब यहाँ पे फिजल आउट होती हुई दिख रही है क्लियरली। और यहाँ पे अब एक करेक्शन फेज है कमोडिटी में। ये वेरी मच एक्सपेक्टेड भी था मार्केट में। इतनी हायर साइड के बाद एक जो 20% का एटलीस्ट यहाँ पे जो फॉल है वो दिखना चाहिए, और लगभग वो दिख रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से अभी जो ट्रिगर है वो मेजर ट्रिगर ये है कि जो फोर्थ राउंड ऑफ टॉक है ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, और साथ में देखा जाए तो काफी डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे FOMC की मीट होनी है और वहाँ पे तय है कि 25% एटलीस्ट वहाँ पे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से इन्फ्लेशन अभी मल्टी ईयर हाई पे है या तो मल्टी डिकेड हाई पे है। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो जो प्रेशर है ऑलरेडी सोने पे दिख रहा है वो चीज। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है थोड़े से लोअर साइड होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे गोल्ड में एक फॉल दिख रहा है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है हमारे मार्केट में दिखेगा 52,350। मानसी थोड़े से बाउंस पे कमोडिटीज को सेल करना होगा, और जो टारगेट रहेगा वो 51,800 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 52,500 का लगा के चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि सिमिलरली मानसी सिल्वर में भी वो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 400 to 500 का जो सेल है वो यहाँ पे हम सिल्वर में भी देख सकते हैं। ओके, तो क्लियरली सिमिलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन गोल्ड सिल्वर में नजर आएंगे। और इसी के चलते यहाँ पर देखिए बिकवाली की रणनीति गोल्ड में वंदना जी की तरफ से आती हुई। वंदना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल जो है वहाँ पर भी हमने देखा है कि नरमी देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स चीन में फिर से लॉकडाउन से भी एक असर है जो कि इस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे हमने जो एक बड़ा उबाल देखा था वो अब नीचे उतरता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है कच्चे तेल पर आपका नजरिया क्या है? मानसी, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ भी थोड़े से कूल ऑफ होने चाहिए। रीजन भी है, हांगकांग में पहला मतलब खबर आई काफी ज्यादा वहाँ पे लॉकडाउन हुए। उसके बाद आपको चाइना से आया है न्यूज, और फिर यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ जो न्यू टाइप्स है एनर्जी के लिए रशिया दूसरी कंट्रीज को अप्रोच कर रहा है, या दूसरी कंट्रीज जो हैं इंपोर्टिंग नेशंस है वो भी अपने न्यू ट्रेड रिलेशंस बनाने चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से अब दिख रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा प्राइसेस नीचे की तरफ से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। MCX की बात करूं, मुझे लग रहा है कि एक बार 7600 नीचे की तरफ प्राइसेस आने चाहिए। कल हम लोगों ने अच्छा खासा एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा था यहाँ पे। वो डिफाइनिंग मूव तो आज नहीं होगी, लेकिन कम से कम 100 रुपए 150 रुपए तक की जो गिरावट है फिर से यहाँ आनी चाहिए। और नेशनल गैस जो है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और डाउन आना चाहिए। तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स पे एक यहाँ पे प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखेगा। कल $100 के नीचे गया था, क्लोजिंग नहीं हो पाई थी। आज मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि क्लोजिंग भी $98 के करीब एक बार हो सकती है कच्चे तेल में। बिल्कुल। वंदना जी, क्विकली बेस मेटल्स पर आपका नजरिया क्या होगा, ये भी हम जानना चाहते हैं। मानसी, क्रूड से काफी स्ट्रांगली कोरिलेटेड है एल्यूमिनियम। वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा सेल देखा था हम लोगों ने। कंटिन्यू रहना चाहिए वो थोड़ा बाउंस 275 के करीब, 271 की क्लोजिंग है करीब, 275 आता है वो इजिली आएगा। वहाँ पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। लंबा टारगेट है 265 का। स्टॉप लॉस इसके लिए ट्रेड करना होगा 280 का। ऑलराइट वंदना, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही कमोडिटी पर अपनी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली बेस मेटल्स की चाल और साथ ही बुलियन मार्केट में वंदना की तरफ से स्ट्रैटेजी आती हुई हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब वक्त है ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं ये जानने का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर ख्याति हमारे साथ जुड़ गई हैं। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या आती हुई दिखी हमारे पास? सबसे पहले तो देखते हैं CLSA ने ऑटो कंपनीज पे एक रिपोर्ट दिया है
जिसपे बजाज ऑटो पे खरीदारी किराया बरकरार रखा है और लक्ष्य रखा है 4,248 रुपीज़ का। इसके अलावा आयशा मोटर्स में भी खरीदारी किराया रखा है, लक्ष्य रखा है 3,127 रुपीज़ का। जो अभी फिलहाल सिचुएशन है उसकी वजह से वॉल्यूम्स रिकवरी में थोड़ा देरी रह सकती है। फिर देखते हैं CLSA ने बंधन बैंक पे आउट परफॉर्म किराए को अपग्रेड करके खरीदारी किराया दिया है, लक्ष्य रखा है 340 रुपीज़ का। कवरेज बेहतर हो रही है कंपनी की और रीस्ट्रक्चरिंग बुक पे भी फोकस रहेगा। MFI कारोबार में भी देखिए तो काफ़ी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कंपनी के लिए। फिर देखते हैं JP मॉर्गन ने कंज्यूमर कंपनीज पे एक रिपोर्ट दिया है जिसमें कमोडिटी में चैलेंजेस की वजह से नतीजों पे असर रह सकता है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो रहा है और महंगाई की वजह से डीमार्ट को फायदा संभव है। इसके अलावा एशियन पेंट्स और पिडिलाइट में EPS की कटौती की आशंका है। फिर देखते हैं क्रेडिट स्विस ने NBFCs पे एक रिपोर्ट दिया है जिसके हिसाब से ग्रोथ रिकवरी में सभी कंपनीज में देरी रह सकती है। इवन GDP में थोड़ा हिट आ सकता है, 3% का हिट आ सकता है। लोन ग्रोथ अनुमान को भी 2 से 4% से कम किया है और टॉप पिक रखा है छोला फाइनेंस, HDFC और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। शुक्रिया ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली इन तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के एक्शन पर भी हमारी नज़र होगी और इनसे जुड़े अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के CIO मनीष गुनवानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि महंगाई के कारण बाजार से अच्छे रिटर्न की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। उनके मुताबिक बॉन्ड के मुकाबले इक्विटी में निवेश के ज़्यादा बेहतर मौके दिखेंगे। I think return will be there, maybe, and this is probably not a great reason, but frankly, in a world which has such high inflation, it's almost like saying cost of not being in equities is more than the cost of being equities, because bonds, I think, are the front line of fragility, right? I mean, given that US CPI is 7.5, everywhere inflation is 4, 5, 7%, and bond yields are the sub 2% in a lot of developed markets. I think that bond to equity switch is probably one comfort we can derive. Also from the fact that if we see India in particular, we're getting inflation after a very soft phase in the economy, maybe from a 4-5 year perspective, which means that if you look at banks, for example, I think the reasonable bet will be asset quality will hold up pretty well, because if your underlying collateral is land or gold or whatever, that has appreciated so much in value purely because of inflation, that I would doubt if asset quality will be an issue going forward, for example. So inflation is good for equities in terms of both EPS and in relation to bonds, how equities look. I think that will probably help equities deliver okay returns. When we look at domestic companies exposed to rural, or let's say the bottom 50% population, I'd still be a bit cautious because the terms of trade in terms of this inflation typically hits the lower half more than the upper half, right? Because for them, the cost increase of food and fuel is a bigger part of the discretionary expenditure they have. So obviously, whatever uptrading or discretionary expenditure they were planning, they will have to spend more on basic stuff. So basically, I would look more at assets which benefit from inflation. I would look more for exporters, because I'm a bit cautious on the rupee, I think, versus a lot of other emerging market currencies. It's been a bit too strong. So yeah, I would probably, in terms of priority, not look too much at consumer companies at this point of time.